तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे आप लोग। आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। और क्लास 10th के फिर से हम मैथ का सिलसिला आपको जारी कर रहे हैं। और मैथ का सिलसिला इस बार थोड़ा सा अलग अंदाज में आपके बीच लाएंगे क्वेश्चन को। क्योंकि पिछले बार जो हम शुरुआत किए थे उसमें क्या है ना, A to Z हम मैथ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो ट्रेंड हमें लगा कि नहीं, ये बच्चों के बीच सही नॉलेज नहीं जा रहा है, सिर्फ ख़त्म करना ही उचित नहीं होता है। हम एक टॉपिक पर ढेर सारा सवाल आपको बनवाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और इस बार हम NCERT क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो अब हम बाद में करेंगे। सबसे पहले NCERT में जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का बेसिक बात बता करके हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं अपना मूल टॉपिक का। पहला चैप्टर तो जानते ही आप लोग, वास्तविक संख्या है। दूसरा चैप्टर है आपका बहुपद है। तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण है। चौथा है द्विघात समीकरण पढ़ना पड़ेगा। पाँचवा में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। ये बोल के कोई बेनिफिट नहीं होगा, हम ऐसे चैप्टर बोलते जाएंगे, आपके माइंड में उतना समझ में नहीं आएगा। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ऐसे हमें 15 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा ना। छठा है त्रिभुज है। सातवां में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, त्रिकोणमिति है, हाइट एंड डिस्टेंस है। फिर आपका कंस्ट्रक्शन है, वृत्त पढ़ाना पड़ेगा। फिर एरिया यानी क्षेत्रफल से रिलेटेड चैप्टर है, सांख्यिकी है, प्रायिकता। ऐसे हम लोग खत्म कर लेंगे आराम से। ओके, चलिए पहला है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, यानी वास्तविक संख्या के अंदर कुल मिलाकर के हमें सभी संख्या को पढ़ना पड़ेगा। सब संख्या में क्या क्या संख्या आता है। पहला संख्या आपसे पूछ लिया जाता है। अब हम देख भी लिए हैं कि डिफिनीशन नहीं पूछता है संख्या का। संख्या के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, बस ये नहीं पूछेगा आपको कि हाँ बताइए परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है। ऐसा प्रश्न नहीं पूछता है, ठीक है ना। सिर्फ माइंड में हमें सेट करके रखना है। और जब भी हम आपको चैप्टर लेके आएंगे ना, तो आप एक बार इस चैप्टर में हर दिन हम संख्या के बारे में आपको कुछ ना कुछ चर्चा परिचर्चा करते रहेंगे। तो आज पहला वीडियो है, तो संख्या के बारे में सिर्फ हम आपको बताते जा रहे हैं, सिर्फ आप माइंड में सेट करते जाइए। पहला संख्या हमें पढ़ना पड़ता है प्राकृत संख्या। सर ये प्राकृत संख्या क्या है। हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब लिखने की क्या ज़रूरत है इसमें, एग्जाम में पूछता ही नहीं है आपको कि प्राकृत संख्या क्या है, ऐसे करके नहीं लिखना पूछता है। और आपको ऐसे लिखना भी है नहीं क्लास 10th में कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ऐसे नहीं है। आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या। अर्थात कोई चीज़ की गिनती, काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा अपना प्राकृत संख्या। समझ में आ गया ना। यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव हमें सेट कर लेना है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना है, 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, इन्फिनिटी अर्थात अनंत है। हो गया प्राकृत संख्या। सर इस संख्या को प्राकृत क्यों नाम दिया गया, क्योंकि नाम है नेचर। नेचर का मतलब गॉड होता है, गॉड गिफ्टेड नंबर है। इस नंबर का खोज किसी ने नहीं किया, इसलिए इसका नाम दे दिया कि चलो इसका नाम हम प्राकृत रख देते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। दूसरा हमें पढ़ना होता है पूर्ण संख्या। क्या पढ़ना पड़ेगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, ये भी आपको डिफिनीशन नहीं पूछेगा, बट हमें समझना है। जब तक नहीं समझेगा तो सवाल भी नहीं बना पाइएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो लिस्ट हम जो रेडी किए हैं ना, ऐसे करके इन्फिनिटी तक, तो आप कहिएगा सर 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक तो आप तो प्राकृत संख्या का लिस्ट आप बनाए हैं। इस प्राकृत संख्या का जो लिस्ट है, इस लिस्ट में अगर हम 0 सम्मिलित कर लिए, प्राकृत संख्या का जो समूह था ना, उस समूह में मैंने क्या सम्मिलित कर लिया, 0 को सम्मिलित कर लिया, और ये जो नया ग्रुप प्राप्त हो गया, इसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो परीक्षा में अगर मैं भी या कोई पूछे तो आप ऐसे जवाब दे सकते हैं कि प्राकृत संख्या का जो समूह होता है, उस समूह में हम क्या शामिल कर देते हैं, 0 को शामिल कर देते हैं। और 0 शामिल करने से जो नया समूह प्राप्त हो जाता है वही पूर्ण संख्या है। और इस पूर्ण संख्या से रिलेटेड दो ऑब्जेक्टिव ऐसे याद कर लीजिएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, इन्फिनिटी है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1 है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, इन्फिनिटी है। कुछ क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो हाँ इसका आंसर सत्य होगा, यस होगा। कैसे, क्योंकि प्राकृत संख्या का पूरा ग्रुप पूर्ण में घुस गया ना, 1 से इन्फिनिटी तक, तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। इसी क्वेश्चन को उल्टा करके कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत है, तो यहाँ हो जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने सभी का चर्चा किया और सभी में 0 भी है ना जी, 0 प्रकृति में शामिल नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं है, लेकिन सभी प्राकृत पूर्ण संख्या है। सत्य और असत्य में बना दोगे। 9th क्लास के पहला ऑब्जेक्टिव यही है, उदाहरण में पूछ लिया जाता है कि सभी पूर्ण प्राकृत है, तो नहीं, क्योंकि पूर्ण नहीं होने के चक्कर में कारण ये है कि 0 इसमें नहीं है। यही क्वेश्चन उल्टा कर दे, सभी प्राकृत पूर्ण है, तो हाँ सब प्राकृत पूर्ण में घुसल है ना। और 0 का खोज किसने किया था, 0 का खोज आर्यभट्ट ने किया था, है ना। आर्यभट्ट अपने नाम पर एक किताब भी लिखा है जिसको हम आर्यभट्टियम कहते हैं।
और आर्यभट्ट मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे, पटना के, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि जीरो का खोज किसने किया, तो आर्यभट्ट या आर्यभट्टियम नामक पुस्तक का संबंध किसने लिखा, तो यह आर्यभट्ट साहब ने ही लिखा। आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे, एक खगोल शास्त्री थे, ये सब भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये खगोल का मतलब होता है अंतरिक्ष के बारे में, गोला अर्ध जो होता है ना ऊपर का, जैसे हम लोग पृथ्वी गोला हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी लेना ही, यही आपका खगोल शास्त्री कहलाता है। आर्यभट्टियम की बात आई तो थोड़ी सी जानकारी आर्यभट्ट के बारे में बताएंगे कि एक कहानी है, सुन लीजिए, अच्छा रहेगा। कि आर्यभट्ट बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य थे और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था लीलावती। लीलावती के उम्र, एक विवाह का उम्र हो गया कि उनका शादी किया जाए, तो उनकी माँ बड़ी चिंतित थी। वो बार बार आर्यभट्ट से कहते थे कि इनके योग्य दुल्हा खोजिए, वर खोजिए, शादी किया जाए, क्योंकि इसका उम्र हो गया। स्वाभाविक है किसी के घर में अगर कोई लड़की युवा हो जाए तो शादी करना उचित बन जाता है। हर मेंबर को लगभग थोड़ा वरी ढूंढते हैं ढूंढने के लिए। लेकिन आर्यभट्ट ज्योतिषाचार्य थे, खगोल शास्त्री थे, हस्तरेखा की पढ़ाई होती है, तो कहते हैं ना बाबा जी हाथ देखते हैं। तो ग्रामीण तौर पर गांव घर के क्षेत्र में जो आते हैं देखने के लिए, वो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा जानकारी रहे या ना रहे, आपको ऐसे ही मन भरने के लिए कुछ बोल देते हैं। लेकिन ईमानदारी से देखा जाए तो इसकी पढ़ाई यूनिवर्सिटी में होती है और वो खगोल विद्या का अध्ययन करने वाले लोग ही हस्तरेखा को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उतने बड़े विद्वान थे और वो हस्तरेखा से पढ़ लिए थे, कौन? आर्यभट्ट। और वो अपने आप में जान लिए थे कि स्वाभाविक है कि हमारे बेटी के योग्य जो वर मिलेंगे वो इनके लाइफ में नहीं ज़्यादा दिन तक टिक पाएंगे, अर्थात किसी न किसी माध्यम से उसका मृत्यु हो जाएगा। इस डर से वो इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे थे और ना खोज रहे थे। लेकिन क्या किया जाए, कहा कि भाई हर बीमारी का तो दवा होती है। ऐसे ही सोचा गया कि कुछ न कुछ ऐसा मुहूर्त निकाला जाए जिस मुहूर्त में इनका योग संयोग हो रहा है तो उसमें विवाह कर दिया जाएगा, डोंट प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही हुआ, एक लड़का खोजा गया, शादी के दिन ठिकाया गया। इससे पहले उन्होंने सोचा, जैसे पहाड़ होते हैं ना, मैं पहाड़ की चर्चा करूं तो आप लोग पहाड़ समय को कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। पहाड़ जो होता है समय को कहते हैं। जैसे कि अगर 12 बजे 2 बजे की जो 3 बजे जो होती है इसको 2 पहाड़ कहते हैं, 3 पहाड़, फिर 4 पहाड़, फिर 5 पहाड़, फिर 6 पहाड़, ऐसे कुल मिला करके पहाड़ की संख्या 8 है। समझ लीजिए, ये भी आपको समझने की खेला है। हम लोग कहते हैं ना 2 पहाड़, तो 2 पहाड़ का मतलब होता है, ये पहाड़ समय को दर्शाता है, दूसरी नंबर पहाड़ को हम 2 पहाड़ कहेंगे। ऐसे कुल मिलाकर के पहाड़ की संख्या कितनी होती है, तो पहाड़ की संख्या 8 होती है। और एक पहाड़ में 3 घंटा, एक पहाड़ में कितना घंटा हो जाएगा, 3 घंटा। तो 8 पहाड़ में कितना घंटा हो गया, 24 घंटा नहीं हो गया। और 24 घंटा को ही तो पूरा एक दिन माना जाता है। कहेगा सर रात का है ना, बोले रात दी जाइए, जब एक दिन बोल दिए ना तो उसी में रात चला जाता है। जब रीजनिंग पढ़िएगा भविष्य में तो जब एक दिन जोड़िएगा तो सिर्फ दिन ही नहीं समझ जाइएगा 12 घंटा, उसमें आपको 12 घंटा रात वाला भी जोड़ना पड़ेगा। तो इसी आधार पे अभी से माइंड में सेट कर लीजिए कि एक दिन बराबर 24 घंटा होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग ना जाम के नाम से जानते हैं। एक पहाड़ को हम एक जाम के नाम से जानते हैं, है ना। ऐसी जाम को हम याम के नाम से भी जानते हैं। ये जाम हो गया, याम हो गया, पहाड़ हो गया, ये सब टाइम को दर्शाता है, समय को दर्शाता है। तो कभी कभी देखिएगा ना, कोई काम अगर आप शुद्ध करवा रहे हैं, घर में मुंडन हो या विवाह हो या कोई भी काम करते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि चलिए हम ऐसा करते, भगवान का नाम जो है ना 24 घंटा के लिए हम भगवान का नाम जाप करेंगे। और वो क्या कर लेते हैं, अष्ट माने 8, मैंने बोला ना कि 8 पहाड़ होते हैं। अष्ट माने 8 और याम माने समय, यानी अष्टयाम। अष्टयाम का मतलब हो गया 24 घंटा। अष्टयाम का मतलब क्या हो गया, 24 एच लिख रहा हूँ, एच फोर आवर, 24 घंटा को दर्शाता है। और 24 घंटा राम नाम सीताराम, जो भी भगवान का आप इंटरेस्टेड है उस गॉड के अकॉर्डिंग लीनित रहते हैं लोग, तो यही अष्टयाम को दर्शाता है। इसी में उन्होंने क्या किया, एक मुहूर्त ढूंढा, कहा कि सिंदूरदान ऐसे पहाड़ में किया जाए ताकि इनका कोई ऐसा मतलब आलोचना, मतलब ये ना हो कि उस मुहूर्त में हो जाएगा तो इसका दुल्हन नहीं मरेगा, सीधा सीधा ये बात था। शादी हुआ, दरवाजे पे बारात आए, बारात आने के बाद जब पिता और भाई और बहन, यहाँ तक देखिएगा शादी में सबका सब बिजी हो जाते हैं, लीनित हो ही जाते हैं ना। लोग अपने घर में अपने भाई बहन के शादी में वो इंटरेस्टेड नहीं ले पाते जितना अन्य लोग ले लेते हैं। आप देखने को मिलेगा। ऐसे ही हुआ इनके साथ। पूरे एक उस ज़माने में तो घड़ी और समय में नहीं था, तो इन्होंने क्या किया,
एक घड़ा बनाए। क्या बनाए? घड़ा। और घड़ा से ही घड़ी बना है, ध्यान रखिएगा, घड़ा से क्या बना है? घड़ी बना है। क्योंकि पहले के ज़माने में घड़ी का आविष्कार नहीं था ना, तो उन्होंने क्या किया, एक घड़ा बना दिए। घड़ा इस टाइप से बनाए थे, जिसको हम लोग कटिया कहते हैं ना। इस टाइप से देखिएगा कि कटिया रहता बना हुआ। मान लीजिए ना कि कैसा बनाया जाए यार, इस टाइप से वो घड़ा बना दिए थे। और इसी में क्या किए थे, वो 8 टिक मार दिए थे, 8 चिन्ह मार दिए थे अपने आधार पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 चिन्ह मार दिए थे और इसमें पानी भर दिए थे। हालांकि अभी भी मरने के बाद दिखेगा लोगों का ये क्या रहता है ना कि कटिया में पानी भर देते हैं और इसमें छोटा सा होल कर देते हैं और कूस लटका दिया जाता है, और इस कूस से पानी ठोपे ठोपे बूंदे बूंदे नीचे गिरता रहता है। ठीक है, तो इसमें डाल दिया और उसकी जो मम्मी थी लीलावती की, अर्थात आर्यभट्ट की पत्नी को यहाँ बैठा दिया कि देखिए जो ये 6ठे नंबर जाम के पास, जाम का मतलब समय होता है, ध्यान रखिएगा। 6ठे नंबर याम यानी जाम के पास जब आपका पानी आ जाएगा तो उस टाइम पे, मतलब घड़े के पानी, तो उस टाइम पे क्या किया जाए, उसको सिंदूरदान कर दीजिएगा लड़की का, उनकी बेटी का, क्योंकि पिता तो खिलाने पिलाने में बिजी थे। फिर भी पहले के ज़माने के लोगों को देखिएगा कि वो तारा देख करके भी समय का अनुभव कर लेते। देखिए कि 3 तरेगन उड़ गया है, 3 तारा वहाँ चला गया है, सूर्य देखिए माथा सामने आ गया, 12 बज गया वहाँ चला गया, इतना समय अनुभव गजब थे उन समय में। ये घड़ी सब का आविष्कार नहीं हुआ था उस टाइम पे। लोग आकाश में तारे और सूर्य को देख करके वो अनुभव कर लेते थे, चांद को देख करके भी लगभग अनुभव कर लेते कितना टाइम हो रहा है। तो वो आकाश में देखे जब बारात को खिला रहे थे ना आर्यभट्ट, उस टाइम वो आकाश को देखे तो देखे 3 तारा यहाँ चला गया, अर्थात लग रहा है कि मुहूर्त वाली समय हो गया है, मतलब मुहूर्त वाले समय निकल गया है, शायद सिंदूरदान हो गया होगा। घर पे जाकर के देखते हैं तो देखते हैं उनकी पत्नी ऐसे करके बैठी हुई है और घड़ा को देख रही है। वो बार बार पानी की तरफ निहार रही है, पानी नीचे आ ही नहीं रहा। अब ये आया आर्यभट्ट और चिंतित हो गया। वो चिंतित इसलिए हो गया, यार ये सिंदूरदान किया क्यों नहीं, मुहूर्त तो हो गया। तो फिर उसको जाके बोली भी कि ऐसा क्यों नहीं किए, तो वो उन्होंने बोली कि देखिए आप जो बोले थे 6ठे नंबर याम के पास यानी जाम के पास जब आ जाएगा पानी तब ना करना, ये पानी आया ही नहीं यहाँ तक, तो मैं कैसे करा दूँ सिंदूरदान। आर्यभट्ट चिंतित हो गए, बोला कि अब तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया, जो मुहूर्त में सिंदूरदान होना चाहिए उस मुहूर्त में नहीं हुआ, अब ये घटना तो होके ही रहेगा। साइड में अपनी पत्नी को जाके बोलते भी है कि आप सोचिए जिसकी बेटी का विवाह हो और उसके दरवाजे पर बारात बाजा गाजा सब खान पीन सब हो गया हो, और फिर कह दिया जाए कि दुल्हा को लेके चले जाइए हम विवाह नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा बहुत बड़ा मतलब एक खराब माहौल बन जाएगा ना। लास्ट में देखा कि चलो विधि का विधान है, देखते हैं कोशिश करके। इसको कहते हैं कलेजा पर पत्थर रख के काम करना। एक मुहावरा भी आता है, परीक्षा में पूछता भी है। कलेजा पे पत्थर रख के काम करने का मतलब होता है कि ये तो होके ही रहेगा, आप क्या कीजिएगा, आपको करना ही पड़ेगा। या कहते हैं कि ओखर में मुरी है तो मूसल से क्या डर। ये भी मुहावरा ही हो गया कि अगर हम इस काम में जा रहे हैं या किसी को फांसी का सज़ा लिख दिया तो बाबू चढ़ना ही पड़ेगा, ये कानून है। तो वो विधि का विधान था, वो आज के दौर में वो कानून है। तो वो टल सकता था, लेकिन क्या किया जाए, देखा गया चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फिर जाके सिंदूरदान क्या किया गया, करा दिया गया। मेन रीज़न क्या था सिंदूरदान कराने का, वजह पता है ना। और पानी का लेट यहाँ तक नहीं आने का, इसमें जो है ना कि पानी का बूंद का जो रफ्तार था वो रफ्तार बहुत धीमी था, और धीमी होने का मेन रीज़न है कि यहाँ जो छेद हुआ था वहाँ पे छोटा सा एक बालू का कण आकर के फंस गया था और इस पानी की रफ्तार को थोड़ा स्लो कर दिया था। बालू का कण, लोग कहते हैं ज़िंदगी में व्यक्ति का मृत्यु ट्रक से पिचा के हो जाता है, गोली से हो जाता है, एक्सीडेंट से हो जाता है, ढेर सारी घटनाएं घटती है ना। और यहाँ एक बालू के कण के कारण न एक इंसान का प्राण जा रहा है ना। तो जो विधि का विधान होता है ना, और सच में देखा जाए तो ये विधि का विधान लोगों की भरोसा के लिए ज़रूरी है। अगर आप किसी को भरोसा देते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि हाँ ये नहीं है वो नहीं है। भरोसा में ये 3 शब्द जरूर रखिएगा कि लिखल छले, आपके किस्मत में लिखा था, किस्मत लिखा था, ये होना था तो हो गया। अगर ये 3 शब्द से किसी को भरोसा नहीं दीजिएगा ना तो वो टूट जाएगा। तो कहीं कहीं कोई चीज़ हालांकि सेटिस्फाइड संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन ये 3 शब्द अगर आप उसको बोलते हैं कि आपके किस्मत में यही लिखा था तो यही ना होगा, क्या कीजिएगा।
विधि के विधान चले, इस शब्द सबसे लोगों की मन भरती है और बोलना चाहिए समय के आधार पर, क्योंकि उनकी महत्व को आप सबको समझना पड़ेगा। ईगो सेंट्रिक में हमें नहीं जाना चाहिए कि किस्मत नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। जब समय परिस्थिति आता है ना, तो वो शब्द एक ऐसा बना है जो आपके अंदर हिम्मत पैदा करता है कि स्वाभाविक है, किस्मत में ही ऐसा था तो शायद मेरे हमको नहीं हुआ ना। तो किस्मत बोलना कोई ख़राब बात नहीं है, कहीं भरोसे की बात आती है तो इन शब्दों का प्रयोग जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो यही बात हुआ जब लड़का सुबह का सिंदूरदान तो हो गया, सुबह का समय था, जब वो गए फ्रेश होने के लिए, फ्रेश होने के दौरान एक सांप उसको काट लेता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी पत्नी है लीलावती, लीलावती खुद उसी दिन कसम खाती है और कहते हैं अपने पिता से कि पापा हम जीवन में कभी शादी नहीं करेंगे। स्वाभाविक है कि वो शादी नहीं किए, और जिस तरीके से उसके पिता गणितज्ञ थे, उन्होंने भी गणितज्ञता की रोल निभाई और बहुत सारी किताब लिखी। लीलावती के नाम पर भी किताब लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चों से प्रश्न पूछ भी देते हैं कि लीलावती पुस्तक का संबंध किस विषय से है, तो वो ललित कला, फन्ना, चित्रकला सबसे मारने लगते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लीलावती किताब का संबंध गणित विषय से है, तो ध्यान रखिएगा, कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए तो इन शब्दों से थोड़ा सा इंटरेस्ट रखिएगा। और यही जीरो और आर्यभट्ट की कहानी, लीलावती, जाम और ये सारी कहानी आपको बता दी है। बहरहाल हम लोग चलते हैं अपने पढ़ाई की दुनिया में। हम लोग दो ही संख्या अभी सीखे हैं, एक संख्या था प्राकृत, एक है पूर्ण। उसके बाद आता है आपका सम संख्या। तीसरा नंबर संख्या है आपका सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं, परिभाषा अगर लिखना हो तो हम बोल रहे हैं, आप जरूर वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, वैसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। तो सर 2 से तो 2 ही कट रहा है, बिल्कुल सम संख्या है। 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे करके ढेर सारी संख्या आपका सम संख्या हो जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या 2 है, बड़ी सम संख्या तो इन्फिनिटी में कहाँ तक संख्या है ये तो आपको ना पता है और ना हमें पता है, तो इन्फिनिटी बोल दीजिएगा। आई होप सम संख्या बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिमाग में ये बस ये सेट कर लीजिए, जो संख्या 2 से कट गया वो क्या है, आपका सम है। उसके बाद चौथा संख्या हमें समझना पड़ेगा और वो संख्या आपका विषम संख्या। और हम लोग जानते हैं विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से नहीं कटे। वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटे उसे हम कौन संख्या कहेंगे, विषम संख्या। और सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा आपका विषम संख्या। कुल मिलाकर के हमने 4 संख्या आपको रूबरू कराया। प्रकृत संख्या गिनती की संख्या 1 से लेकर के इन्फिनिटी है, पूर्ण संख्या 0 से लेकर के इन्फिनिटी थी, और सम संख्या जो 2 से कट जाए, विषम संख्या जो 2 से नहीं कटे। शुरुआत सम संख्या का कहाँ है, विषम संख्या का कहाँ से, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुल मिला के 4 संख्या पड़े। 5वीं संख्या हमें पढ़ना पड़ेगा, भाज्य संख्या आता है। क्या आता है, एक भाज्य संख्या। इसका भी डिफिनीशन थोड़ा समझना पड़ेगा और ये VVI टॉपिक है, बार बार इससे क्वेश्चन आता है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। 1 से कटता है और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। सर कैसे लिखेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप माने खुद से कटे, और किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसी को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे, 1 को हम भाज्य संख्या नहीं कहेंगे। 1 से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है और कोई नहीं इसको काट रहा है ना, इसलिए 1 भाज्य संख्या नहीं है। 2 को भी भाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं। 2 से कट रहा है खुद से, और 2 1 से कट रहा है और कोई दूसरा संख्या 2 को नहीं काट रहा है ना, इस वजह से 2 को भाज्य संख्या आप नहीं कहोगे। 3 भी नहीं होगा, 3 के साथ भी यही कहानी है। 3 खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है और अन्य कोई संख्या उसको नहीं काट रहा है। 4 के साथ बट ऐसा कहानी हो सकता है भाज्य के लिए, होगा कि होगा ही। 4 1 से कट रहा है, 1 चौका 4, 4 से कट रहा है, खुद से कटा, और 4 को काटने वाला एक और लाल है, 2 दूना 4, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 कैसी संख्या, आपका भाज्य संख्या है। और शुरुआत कहाँ से होगा, 4 से। सर जी 6 भी भाज्य संख्या होगा, 5 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 5 1 से कटा, अपने आप से कटा ना, 6 होगा। 7 भी नहीं होगा, 8 हो जाएगा भाज्य। 9 भी भाज्य हो जाएगा। 9 कैसे होगा भाज्य सर, 1 9 9, 9 खुद से कटा, और 9 को काटने के लिए 3 भी आ जाता है ना, तो 3 तिहाई 9, तो 9 भी आपका भाज्य है। 10 भी आपका भाज्य है, 1 से कटा, 2 से कटा, 5 से कटा, 10 खुद से कटा, तो 10 भाज्य है। 11 भाज्य नहीं हो सकता है, 12 भाज्य है, 13 भाज्य नहीं हो सकता है, 14 भाज्य है, 15 भी भाज्य है, नहीं भुआ भाज्य, 1 से कटा, 3 से कटा, 5 से कटा, 15 खुद से कटा, तो भाज्य है। आई होप कि भाज्य को आप समझ में आ जाएगा आपको। और बट परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको हो जाएगा, आपको 4 हो जाएगा। इनको ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या मैंने क्या बोला, 4 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अभी तक हम लोगों ने 5 संख्या से रूबरू हो गए हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन देख लिया जाए। गिनती की संख्या 0 से सम्मिलित कर लेते हैं। गिनती में तो पूर्ण है, जो संख्या 2 से कट गया सम है, जो 2 से नहीं कटा वो विषम है। वैसी संख्या जो
एक से कटे अपने आप के अलावा किसी दूसरे से कटे, वो भाज्य है। भाज्य के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं सीधा अभाज्य संख्या। कौन संख्या देखेंगे? अभाज्य संख्या। तो ये है अपना अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का सीधा डिफिनीशन होता है वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से, और कोई उसको काटने वाला ना हो। दिमाग में पहले सेट कीजिए, परिभाषा बाद में लिखना है। वैसी संख्या जो एक से कटता हो और अपने आप से कटता हो और कोई माइकल आलू से काटने वाला नहीं हो, उसे अभाज्य। सेम भाज्य का उल्टा हो जाता है ना। भाज्य में क्या था? एक से कटा, अपने आप से कटा, और किसी अन्य संख्या से भी कटना पड़ा था ना भाज्य में। लेकिन अभाज्य में ऐसी कहानी नहीं है। अभाज्य में आपको एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा, और कोई संख्या से कटने वाला नहीं है। तो कहेगा सर अभाज्य संख्या में एक तो आ जाएगा। तो जब एक इक्कीस से कट गया तो फिर अपने आप के लिए तो इसको रहा नहीं, इसलिए दिमाग में सेट करके रखिए कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, दो हो जाएगा। एक से दो कट रहा है और दो खुद से कट रहा है, और ये एग्जाम में पूछता भी है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको हो जाएगा दो हो जाएगा। तीन भी हो जाएगा अभाज्य, एक से कटता है और अपने आप से कटता है और कोई नहीं काट रहा है। चार अभाज्य नहीं है, पाँच है अभाज्य, ध्यान रखिएगा। एक से कट रहा है अपने आप से। छः अभाज्य नहीं है, छः भाज्य हो गया। क्यों हो गया भाज्य? एक से कटा अपने आप से, और दो और तीनों से न कट गया जी, अन्य संख्या से न कट गया। इन दोनों क्वेश्चन पर मैं ज़्यादा फोर्स इसलिए दे रहा हूँ कि परीक्षा में इसी दोनों से आपको ऑब्जेक्टिव उठाता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बल दे रहा हूँ इस पर ना। सात है अभाज्य। क्यों होगा सात? एक से कटा अपने आप से। आठ नहीं होगा, नौ भी नहीं होगा, नौ भाज्य में घुस जाएगा। 10 भी नहीं होगा। 11 है अभाज्य, एक से कट रहा है अपने आप से। 13 है अभाज्य। 15 अभाज्य नहीं है, 16 भी अभाज्य नहीं, 17 है अभाज्य, एक से कट रहा हो अपने आप से। 19 है अभाज्य। 21 नहीं है। क्यों नहीं है अभाज्य? 21 एक से कटा अपने आप से, तीनों से कट गया ना, 21 सातों से न कट गया। 22 भी नहीं है। 23 है अभाज्य। ऐसे करके आप अभाज्य संख्या आई होप समझ सकते हो कि भाज्य और अभाज्य समझ गए। टोटल हम लोग 6 संख्या समझ गए। 7वां नंबर संख्या के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं, और वो संख्या आपका परिमेय संख्या। कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। और इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा अच्छे से। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो जहां q का मान 0 के बराबर नहीं हो। सर जी इसको लिख के बता दीजिए ना। यानी वैसी संख्या जो p/q के रूप में है जहां q का मान 0 के बराबर नहीं हो। सर समझ में नहीं आया, फिर से समझो। ऊपर वाले डाटा को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ध्यान में सीधा फिट कर लीजिए कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक प्रश्न देकर के आपको समझाते हैं। अगर हम कहेंगे 5 से अगर 0 से अगर 5 में भाग दोगे तो क्या होगा? बहुत बच्चा कहते रहते हैं कि सर जी 0 होगा, तो 5 होगा, तो 1 होगा। उनका आंसर ऐसा आता रहता है जो कि गलत है, क्योंकि आपका डिफिनीशन ही खुद ना कह रहा है कि परिमेय संख्या उसे कहेंगे जो p/q के रूप में हो, लेकिन q की जगह हम 0 नहीं दे सकते हैं। लेकिन आपने q माने हर के समय 0, हर की जगह पे तो 0 ना दे दिया। आप मोबाइल में कैलकुलेटर में भी जाके भाग दे करके देखिए, अगर 5 से या 10 से या 3 में या 4 में कोनो संख्या में अगर 0 से अगर आप भाग देते हैं ना, तो मोबाइल भी जवाब देना बंद कर देगा, मोबाइल से भी भागने लगेगा। तो इस क्वेश्चन का कोई आंसर ही नहीं निकलेगा। CND। सर CND का मतलब क्या हुआ? कांट डिटरमाइंड। आप ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात ही नहीं होगा, मोबाइल ही नहीं जवाब देगा तो कैसे ज्ञात कर लीजिएगा जी? वो मैं नहीं, आपका थ्योरी कह रहा है ना कि हर के जगह पे आप 0 नहीं दे सकते हैं। तो कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो, लेकिन कभी कभी परीक्षा में ऐसे प्रश्न बच्चों से पूछ लिया जाता है, इसी को अगर उल्टा दिया जाए, अर्थात हम 0 में अगर 5 से भाग देंगे तो कन्फर्म इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ में आया ना मैंने क्या बताया? कोई जरूरी नहीं 0, आप 10 से भाग दो, 4 से भाग दो, 3 से, दुनिया के कोनो संख्या से 0 में भाग दोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? आपका 0, और मोबाइल भी आपका 0 जवाब देगा। लेकिन इसी चीज़ को उल्टा करके सवाल किसी से करोगे ना तो मोबाइल जवाब नहीं देता है। ड्यू टू रीजन ये है कि हर का मान 0 के बराबर नहीं होता है। आई होप परिमेय संख्या का डिफिनीशन समझ में आया। परिमेय संख्या का सर एक और डिफिनीशन हो सकता है, क्या डिफिनीशन होगा एक बार और बता दीजिए। परिमेय संख्या का डिफिनीशन आप ऐसे भी बोल सकते हैं जिस संख्या को हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। वर्गमूल माने रूट से बाहर जिसको हम निकाल सकते हैं वो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का 2 डिफिनीशन बता दिए सर। हाँ नहीं, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और q का मान 0 के बराबर नहीं हो। एक डिफिनीशन ये होगा कि वैसी संख्या जिसका हम वर्गमूल फाइंड कर सकते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, उसे हम परिमेय कहेंगे। आप कहेंगे रूट 4 परिमेय है, तो हाँ, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो बाहर 2 निकलेगा, तो रूट 4 परिमेय है। भले ही रूट में है लेकिन फिर भी परिमेय है क्योंकि वर्गमूल इसका ज्ञात हो रहा है। लेकिन यहीं पर आपका प्रश्न आ जाएगा कि रूट 6 परिमेय है, तो ये नहीं होगा क्योंकि 6 का वर्गमूल ज्ञात नहीं होगा।
इसलिए रूट के अंदर जो फंस गया वो परिमेय नहीं, वो अपरिमेय हो जाएगा। जस्ट अभी बता रहे हैं अपरिमेय के बारे में। तो परिमेय का डिफिनेशन समझ में आया। मैंने क्या बताया, जिस संख्या का वर्गमूल आप ज्ञात कर लेते हैं वो क्या है, परिमेय। जिसका वर्गमूल ज्ञात नहीं होगा वो क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय। जैसे इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं हुआ तो ये अपरिमेय संख्या हो गया, ध्यान रखिएगा। और इसका वर्गमूल ज्ञात हो गया तो ये परिमेय है। सर जी रूट 16 क्या है, तो 16 का वर्गमूल 4 आता है तो रूट 16 परिमेय है। लेकिन यहीं पर अगर हम 15 दे देते तो 15 को तोड़ करके 3 गुने 5 जोड़ी बनिए नहीं रहा, तो रूट 15 का 15 ही ना रह गया। जो रूट में फसल रह गया वो क्या है, अपरिमेय। तो यहीं पर हम दो चीज़ सीख लिए, परिमेय संख्या का वर्गमूल ज्ञात होता है और अपरिमेय संख्या का वर्गमूल ज्ञात नहीं होता है। तो सर जी दो क्वेश्चन तो यहीं पर आप बता दिए। क्या क्या बता दिए, परिमेय संख्या भी बता दिए और अपरिमेय संख्या। 8वां नंबर में हम यहीं पर सीख लिए, कौन संख्या सीखे हैं, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। एक बार फिर से समझिए, परिमेय संख्या वैसी संख्या जो पिवट क्यू के रूप में हो और क्यू का मान 0 के बराबर नहीं हो, या वो नहीं आ रहा था। दूसरा परिभाषा सीखिए कि जिन संख्या का वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं, जिन संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं वो क्या है, परिमेय है। और जिसका वर्गमूल ज्ञात नहीं होगा वो अपरिमेय है। कभी कभी एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इसका नाम है पाई। क्या नाम है, पाई। और प्रश्न आ जाता है कि पाई परिमेय है कि अपरिमेय है, तो याद रखिएगा पाई क्या है आपका, अपरिमेय है। लेकिन पाई का मान कभी कभी दे देता है। पाई का मान सवाल बनाने के लिए जब आगे जाइएगा अगला चैप्टर तब सब में, तो 22/7 आ जाता है। बच्चा के भेजा में इतना कलाकार होता है, वो दिमाग में इंजीनियरिंग वाला माइंड दौड़ा लेता है कि यार ये पाई अगर अपरिमेय है तो पाई का मान 22/7 भी अपरिमेय होगा। गलत बात है, ये मान परिमेय हो जाएगा क्योंकि ये नहीं पी/क्यू के रूप में, और क्यू की जगह 0 नहीं है, कोई डिजिट है, संख्या है, इसलिए ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। जब ऐसा सिंबल दे के देगा तो अपरिमेय में टिक मारिएगा, और जब ऐसा मान दे देगा तो आप इसको किस में मारना है, परिमेय में मारना है। कंफ्यूजन नहीं रखने का, ठीक है। आगे बढ़ो। तो शायद परिमेय और अपरिमेय सर हम समझ में आ गया। 2-4 प्रश्न आप लोग को देते हैं। अगर रूट 3 + 5 कहेंगे तो क्या है, तो देखिए रूट 3 तो रूट में फसल रह गया तो ये तो अपरिमेय है, और ये रूट से बाहर तो ये परिमेय है। तो ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा सिंबल आता है तो ये परिमेय, इस अपरिमेय के चक्कर में पूरा बाप अपरिमेय हो गया। तो रूट 3 + 5 भी पूछे तब पर भी आपका अपरिमेय है, और रूट 3 - 5 पूछे तब पर भी अपरिमेय है। आपको रूट 3 गुने ऐसे करके 5 यानी तैसे 5 रूट 3 लिख दे तब पर भी अपरिमेय है। उसके बाद रूट 3/5 रहे तब पर भी अपरिमेय है, या 5 में रूट 3 रहे तब पर भी अपरिमेय है। जैसे भी घुमा देगा, रूट में अगर सटले रह गया, जोड़ के फॉर्म में, घटा के फॉर्म में, गुना के फॉर्म में, भाग के फॉर्म में, फिर भी एक क्या रहेगा आपका, अपरिमेय रहेगा। रूट परिमेय को बर्दाश्ती नहीं होता है, परिमेय में रूट होना ही नहीं चाहिए, और जो रूट में फसल रह गया वो क्या है आपका, अपरिमेय है। आई होप ऐसे रूप कभी देखोगे तो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय की बात हम लोग लगभग सीख गए। टोटल संख्या 8 को सीखे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। 9वां संख्या आपको आता है, कौन संख्या से छूट गया है, प्राकृत हो गया, पूर्ण, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय। और एक सीख लिए आप लोग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। कौन संख्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। सर जी ये वास्तविक संख्या क्या है, ये जितना भी संख्या पढ़े हैं ना, 6 गो नीचे और 2 गो यहाँ, ये सारी संख्या मिलकर के आपको कौन संख्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। क्या सभी प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या है, हाँ। सभी पूर्ण संख्या वास्तविक है, हाँ। सभी सम वास्तविक है, हाँ। सभी विषम वास्तविक है, हाँ। सभी परिमेय वास्तविक है, सभी अपरिमेय वास्तविक है। ये 8 का 8 संख्या आपका वास्तविक हो जाएगा। और एक लास्ट संख्या अपना बच रहा है जिसका नाम है अवास्तविक संख्या। सर ये अवास्तविक संख्या क्या होता है, ध्यान रखिएगा। अवास्तविक संख्या आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़िएगा, 11वां क्लास का ये सिलेबस है जिसको हम आयोटा कहते हैं। अगर रूट के अंदर कोई -1 डाटा आ गया ना, माइनस में डाटा आ गया ना, तो ये आई के बराबर प्राप्त होता है, इसको हम आयोटा कहते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में अवास्तविक संख्या से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए मैं थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे दिया कि जो रूट में अगर कोई डाटा माइनस में आ जाए ना, -1 -5 कुछ भी डाटा आ जाए माइनस के फॉर्म में, तो वो अवास्तविक होता है, अर्थात इसको हम आयोटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के हमने इस चैप्टर में आपको संख्या के बारे में आपको जानकारी दिया। अब जो अगला टॉपिक आएगा मेरा, सीधा सवाल पे आएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से महत्तम, लघुत्तम। हालांकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से केवल हम महत्तम ही ज्ञात कर सकते हैं, लघुत्तम नहीं, लेकिन एक सिलेबस में है महत्तम और लघुत्तम दोनों का रिलेशन बताएंगे। धीरे धीरे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अगला टॉपिक आपको आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, इनके बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी देंगे। ये बेसिक था आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड, तो इनको थोड़ा सा ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो दीजिए इजाज़त, आप सभी से लेना चाहते हैं हम विदा, और डेली आपके बीच
छोटी छोटी वीडियो ज़रूर जाएगा। इतने दिन से हम थोड़ा दूर थे, तब इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो तब तक के लिए सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।